तो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन एंड लुक एट हियर। ये एक स्क्रीन शेयर आया, देखो। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसका? कंडक्टर्स आर मटेरियल which contain large number of free electron which can move freely inside the conductor। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये समझते हो? कोई थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेगा इसको, फर्स्ट प्रॉपर्टी को? फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट हमने उसको फर्स्ट डाल दिए यहाँ पे ना। कंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच कंटेन large number of free electrons which can move freely inside the conductor। हेलो हेलो, हाँ नमन, नमन बोल बेटा, तू बोल। सर कंडक्टर एक मटेरियल है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अंदर मूव करते रहते हैं। हाँ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अंदर, कुछ ऐसा इमेजिनेशन बता है कि भाई कैसे मूव करते रहते हैं। और सर जो गैसियस फर्स्ट, पार्टिकल में जैसे मूव करते रहते हैं ना वैसे। हाँ, रैंडमली सर। कंडक्टर्स आर materials which have very large number of free electrons। ये सिंबल ना इलेक्ट्रॉन्स के लिए, which are move which can move freely inside the conductors, conductor। ठीक है, तो तुमने जो है ना वो ट्रांसलेट करके बता दिया। कुछ ऐसा इमेजिनेशन बताओ जो सबको समझ में भी आ जाए। ये तो ट्रांसलेशन हो गया कि हाँ, कंडक्टर कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। और ये सही भी है कि जैसे इस रूम में जो गैस के एटम्स हैं वो फ्रीली इधर उधर जा सकते हैं, तो वैसे ही मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी रैंडमली इधर उधर जा सकते हैं और बहुत लार्ज नंबर पे होते हैं। और इन्हीं के कारण क्या होता है, मेटल में कंडक्शन होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। अब कोई डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल बताओ जरा, इसको कैसे इमेजिन करें थोड़ा और। सर वायर, सर ग्रेफाइट। नहीं, वो सब इसके एग्जांपल्स हो गए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इमेजिन कैसे कर रहे हो इस सिचुएशन को, इमेजिनेशन आपका कैसा आ रहा है। अच्छा ठीक है, ब्रेक को बॉईल करना। क्या बेटा? पानी को बॉईल करना। पानी को बॉईल करना नहीं, थोड़ा ठीक है सर पाइप में से पानी जाना। वो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट हो जाएगा ना पूरा, है ना? वो भी ठीक है, पाइप में से करंट जाना। चल थोड़ा और अच्छे से बताता हूं मैं। ब्रेड में चींटी लगते हुए देखा कभी? ब्रेड में, चपाती में तो ब्रेड, उसमें चींटी लगते हुए देखा? कैसी लगती है वो चींटियां? अंदर भी चलती हैं, बाहर भी चलती, हर कहीं पे जाती है। जैसे ब्रेड के पैकेट में चींटी लग गई पूरे की पूरे पैकेट में, है ना? या फिर एक ब्रेड के टुकड़े पे पूरी चींटी लग गई, तो वो चींटी कैसी होती? पोर से इधर उधर जा सकती है ना आराम से, जाती कि नहीं जाती? हाँ सर। तो अब चींटियों को ये समझ ले कि वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो ब्रेड का टुकड़ा है उसको समझ ले कि ये मेटल है। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? ब्रेड के टुकड़े को समझ ले मेटल पीस है, और चींटियों को क्या समझ ले कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इमेजिन हो गया कि नहीं? अब हेलो, यस सर। है ना? प्रॉपर तरीके से इमेजिन हो गया। यही बात बोल रही है कि कंडक्टर्स आर मटेरियल विच हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड विच कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर। मतलब ये एग्जांपल तुम इस तरह से ले लो कि जैसे ये ब्रेड का एक टुकड़ा अपन ने लिए, ठीक है, और इस ब्रेड के टुकड़े पे चींटियां हो गई, और ये चींटियां इस पे कैसी चल लेती हैं? बहुत आसानी से इधर उधर चल लेती हैं। दिस इज ब्रेड पीस, ठीक है। ये ब्रेड पीस है
और ब्रेड पीस में क्या होते हैं, इस तरह के पोर्स होते हैं, ये ऐसे बने होते हैं, पोर्स बने होते हैं कि नहीं? यस हाँ, और इन्हीं पोर्स से आसानी से जो छोटी छोटी चींटियां होती हैं ये कहीं पर भी जा सकती हैं, है ना? सो दीज आर द आंट्स। चींटी, ठीक है, तो इमेजिंग कर लो। जो ब्रेड का पीस है ये क्या बन गया है यहाँ पे? दिस ब्रेड पीस इज मेटल। ब्रेड पीस को क्या बना दिया आपने? मेटल। इमेजिंग कर लो, दिस इज लाइक अ मेटल, है ना? और जो चींटियां हैं उसको क्या समझ लो आप? फ्री इलेक्ट्रॉन, कहीं पर भी इधर उधर चलते हैं। तो इस तरह से इमेजिन करना। और ये जो पोर्स आपको दिख रहा है, खाली स्पेस जो है, अच्छा ब्रेड में जो मटेरियल है, ब्रेड का आटा है या फिर जो भी है, उस मटेरियल को आप क्या समझ लो? मेटल समझ लो। और जो पोर्स होते हैं वो एटम्स में बहुत सारा स्पेस ऐसा खाली होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। एटम को कैसे इमेजिन करते हो तुम लोग? एटम को, अगर हम एटम की बात करें, जैसे कोई भी एटम हो, फॉर एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम एटम, इट इज 13 and 26। तो एल्युमिनियम एटम, ये एक बाउंड्री ले लिया मैंने, और न्यूक्लियस बहुत छोटा सा पार्ट है, दिस इज दियर न्यूक्लियस, जिसमें पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज है ना, ये हो गया न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन है फिर ये रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं, और इसमें बहुत सारा स्पेस कैसा होता है? खाली स्पेस भी रहता है ना, है ना? लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, ये बहुत सारा खाली स्पेस भी होता है, और ये क्या है यहाँ पे? इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? तो बहुत सारा स्पेस कैसा रहता है यहाँ पे? एटम के अंदर खाली रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन हियर एंड देयर मूव करते हैं। अब थोड़ा सा हम मेटल के क्रिस्टल के बारे में इमेजिन करते हैं। अगर मैं मेटल के क्रिस्टल को देखूं तो सपोज मेटल का जो क्रिस्टल होता है वो कुछ इस तरह से अपन ने बना दिया, ये मेटल का क्रिस्टल है ना? ये मेटल का क्रिस्टल है सपोज, और ये क्या है? यहाँ पे एटम्स हैं, जैसे सपोज इट इज एल्युमिनियम शीट या फिर एल्युमिनियम पीस हमने ले लिया यहाँ पे, है ना? तो इसमें इस एल्युमिनियम में भी यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियस रहेंगे, ये सभी न्यूक्लियस हो गए। और इसमें क्या हो गए फिर? यहाँ पे एक बाउंड्री, मैं छोटी बाउंड्री ले लूं जिसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स होते, इधर उधर नहीं जा सकते, लेकिन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स नहीं रहते, वो सभी के साथ शेयरिंग मोड में रहते, सभी इधर उधर जा सकते हैं आसानी से, ठीक है? तो अगर हम एल्युमिनियम के लिए एटॉमिक नंबर देखें, इट इज 2, 8 and 3। तो ये 3 क्या है यहाँ पे? ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव नहीं करते। कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दीज आर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? आर फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, यही फ्री इलेक्ट्रॉन होते बेटा, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसके अंदर, इस छोटी बाउंड्री के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये 2, 8 वाले हैं, और यहाँ पर की जो बाउंड्री है ये बाहर वाली, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से इलेक्ट्रॉन? ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन है, एंड दीज आर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एटम इतने पास पास में होते हैं, इनकी क्लोज पैकिंग होती है ना? मेटल में एटम इतने पास पास में है और इतनी क्लोज पैकिंग है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पर जा सकता है, इसका यहाँ जा सकता है, इसका यहाँ आ सकता है, इसका यहाँ आ सकता है, इसका यहाँ जा सकता है, इसका यहाँ जा सकता है, ये ऐसे, मतलब किसी एक के साथ में बंधे हुए नहीं रहते, ये सभी के साथ में क्या कर सकते हैं? रैंडमली इधर उधर मूव कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं?
कहीं पर भी जा सकते, आ जा सकते। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रैंडमली हर एक एटम के साथ चले जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसी के साथ में बस रहेगा, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब ये फिक्स नहीं है, लिमिटेड नहीं है कि बस यहीं तक रुका रहेगा। ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ का यहाँ चला गया, या यहाँ का यहाँ आ गया, यहाँ का यहाँ आ गया, ये आपस में घूमते रहते पूरे एटम में या पूरे क्रिस्टल साइड पे। और इन्हीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो पूरे क्रिस्टल में, पूरे मेटल के अंदर फ्रीली चलता है। तो अगर मान लो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसको क्या बोलोगे आप? इमोबाइल पॉजिटिव आयन कोर, क्योंकि यहां पर के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो फ्री है इधर उधर जाने के लिए। क्यों फ्री है? क्योंकि बेटा ये एटम इतने पास पास में, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक, जैसे आप अपने घर को एक क्या मान लो, पूरा मेटल का क्रिस्टल मान लो, और आप एक कमरे को क्या मान लो? आप एटम मान लो। तो जिस तरह से आप एक कमरे से दूसरे कमरे पे आसानी से चले जाते हो कि नहीं? एक कमरे से दूसरे कमरे पे, हाँ या ना? हेलो, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, आप अपने घर को, जिसमें मान लो 8-10 रूम है, इस तरह से इमेजिन कर लो, और हम अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लें, और एक एक कमरा एटम है। तो आप एक कमरे से दरवाजा खोले, चले गए भाई, दूसरे दरवाजे, दूसरे कमरे पे चले गए, तीसरे पे चले गए, कहीं पर भी आप फ्रीली जा सकते हो। तो वैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहीं पर भी फ्रीली इधर उधर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एटम्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, तो आसानी से मूव करके जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। लेकिन गैसेस में ऐसा क्यों नहीं होता है? गैसेस में, तो गैसेस में इसलिए नहीं होता क्योंकि गैस में एटम दूर दूर है। अब एटम दूर दूर है मतलब आपका घर है और फिर वहां से गैप छोड़ के दूसरी बिल्डिंग है, तो यहां से तुमको दूसरी बिल्डिंग में जाना, क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड से जाओगे, हवा से कूद के थोड़ी चले जाओगे, है ना? या जाओगे भी तो बड़ा मुश्किल काम है, और अगर गैप ज्यादा तो फिर पहुंच भी नहीं पाओगे वहां तक। तो मेटल में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एटम अकेले के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, वो हर कहीं पे आ जा सकते हैं आसानी से। लेकिन गैस के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्रीली इधर उधर नहीं जा सकते। समझ गए क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि एटम दूर दूर होते हैं। अब एक एटम से दूसरे वाले एटम में जम करके जाना मुश्किल काम है कि नहीं है? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए इसको? तो क्योंकि यहाँ पे पैकिंग इतनी पास पास होती है कि भाई यहाँ का बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, यहाँ का यहाँ आ गया, यहाँ का यहाँ चला गया, यहाँ का यहाँ आ गया। और ये मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, लार्ज नंबर पे हो गए, इसलिए इनका कंडक्शन आसानी से होता है। तो रैंडमली कौन मूव कर रहा है? ये मैंने रैंडम डायरेक्शन शो किया है। रैंडमली कौन मूव करते हैं मेटल के अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 2-8 कोर वाले नहीं, ये न्यूक्लियस के पास में होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच होते हैं, ज्यादा पावरफुल फोर्स लगता है, ये मूव नहीं कर पाते। लेकिन जो न्यूक्लियस से बाहर वाले और ऑर्बिट में बोलो या फिर बाहर के स्पेस में आप बोलो, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से मूव कर लेते हैं, उतना ज्यादा फोर्स से ये बंधे हुए नहीं रहते। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? इसको आप सोलर सिस्टम से इमेजिन कर लो, सोलर सिस्टम से आप इमेजिन कर लो इसको। जैसे सन के पास के जो प्लैनेट्स हैं वो मजबूर है बेटा, उसको सन के आसपास ही घूमना पड़ेगा। लेकिन सन से दूर के जो प्लैनेट है, सबसे दूर वाला प्लैनेट, अभी तो उसको प्लैनेट में भी काउंट नहीं कर रहे हैं, वो कैसा, उसका ऑर्बिट भी अलग है। अगर उसको और थोड़ी सी एनर्जी दे दिया जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए तो वो बाहर ही चला जाएगा। या जो कॉमेट्स होते हैं, कुछ और ऐसे बॉडीज होती हैं, ठीक है ना। लेकिन सन के पास वाले जो प्लैनेट्स हैं वो मजबूर हैं, सन के आसपास घूमना ही पड़ेगा उनको, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अटैच हैं सन के, है ना। तो ऐसे ही ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2-8, ठीक है, 2-8 वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होने के कारण ज्यादा पावरफुल
स्टैटिक या फिर कूलम फोर्स से अटैच है ना, तो वो जल्दी बाहर नहीं जा सकते। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में इधर उधर जा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आपके 8-10 कमरे, आप एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे पे गए, दूसरे से तीसरे पे निकल के चले गए, या उस कमरे से कोई यहाँ पे आ गया, समझ गए ना। तो हम अपने आप को फ्री इलेक्ट्रॉन मान लें, कमरे को हम क्या मान लें, एटम मान लें। अभी समझ में आ गया बेटा कि डाउट है कुछ? हेलो, समझ में आ गया, कोई डाउट है? समझ गया सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? सर हाँ बोलो। सर इसका मतलब ये है क्या कि इंसुलेटर्स में भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बट डिफरेंस ये है कि जो कंडक्टर्स रहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूविंग होते हैं और इंसुलेटर्स में रेस्ट पे रहते हैं, इसलिए नहीं करंट नहीं, कभी ऐसा नहीं कि इंसुलेटर में रेस्ट पे रहते, इंसुलेटर में भी रहते, लेकिन इंसुलेटर में ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन ये उतने नहीं होते, बहुत कम होते, समझ गए? उतने नहीं होते या बहुत कम होते। तो जो कंडक्शन होता है ना उतना ज्यादा नहीं होता। अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे कि लाइव वायर लगा दूं, यहाँ पे टच करूं तो मुझे करंट लगेगा क्या? यहाँ पे लाइव वायर लगा दिया, यहाँ टच करूंगा या करंट लगेगा क्या? अच्छा हाँ, नो सर। करंट नहीं लगेगा। जैसे ये देखिए केबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये केबल दिख रहा है, जैसे ये केबल है, उधर से कहीं सॉकेट लगा है, यहाँ टच किया, मेरे को करंट लगेगा क्या? नहीं सर। नहीं। इसको टच करूंगा तो लगेगा। इसको टच करने पे नहीं लगेगा, क्यों? इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन उतने ज्यादा नहीं है। तो करंट आएगा भी मेरे हाथ में तो इतना कम आएगा कि मुझे महसूस नहीं होगा, इतना फेवरेबल है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से टच करोगे तो यहाँ पे पता चल रहा है माइक्रो या उससे भी कम रेंज का करंट आ रहा है, तो हमको फील होगा क्या? नो सर। इसलिए तो इसमें भी होते फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें भी है, लेकिन इनमें मेटल बॉडी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर पे। इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने लार्ज नंबर पे नहीं होते। मतलब एक प्रकार से समझ लो कि इनका बॉन्डिंग और ये बाकी सारी चीजें, इनका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से रहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा नहीं होते, समझ गए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? समझ गए क्या? अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। पेज नंबर 2, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रीड करना, फिर थोड़ा सा हम लोग उसको समझते हैं। रीड करो जरा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना? देखा सेकंड प्रॉपर्टी, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मतलब हुआ इसका, बताओ जरा, व्हाट इज इट्स मीन? क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है बेटा इस मतलब जो प्रॉपर्टी? कंडक्टर्स हैं हाँ, उनमें मतलब हर जगह पे इक्विपोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल हर जगह पे सेम है कंडक्टर्स के सरफेस पे। ओके, सही है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ पे प्रॉपर वर्डिंग पे भी ध्यान देना पूरा। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर is always equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है?
इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड पे एम्फेसाइज किया हुआ है, कुछ वर्ड पे ज्यादा फोकस किया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट। कंडक्टर इज ऑलवेज, एक और वर्ड है यहाँ पे, अगर ऑलवेज नहीं लिखते थे, इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे जो वर्डिंग है पूरा ध्यान से पढ़ो इस पे। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पे ही होगा। ऑलवेज, कोई भी कंडीशन बने, मतलब कंडक्टर चार्ज हो, अनचार्ज हो, एक्सटर्नल फील्ड पे रखा हो या वैसे ही रखा हो, तो हर कंडीशन में जो कंडक्टर होता है उसका जो सरफेस है या फिर पूरा कंडक्टर कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ऑलवेज का मतलब यही है। ऑलवेज का मतलब चार्ज और न्यूट्रल और कंडक्टर इज आइसोलेटेड और इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड या कहीं पर भी रखा हो, एक्सटर्नल फील्ड में भी रखा होगा ना, तब भी यही है। वेदर द कंडक्टर इज चार्ज और न्यूट्रल और इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर भी रखा हो, कंडक्टर कैसा होता है, हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है। इक्विपोटेंशियल का मतलब, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये कंडक्टर ले लूं कोई, है ना, ये 3D इसलिए बना रहा हूं मैं ताकि आपको पूरा प्रॉपर समझ पाओगे इसको। ये जैसे कंडक्टर है कोई, सपोज दिस इज एनी एल्युमिनियम कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि ये चार्ज है कि नहीं है, मतलब हर कंडीशन यहीं पे आ गई। तो अब इसके कुछ पॉइंट अपन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे सरफेस पे कोई पॉइंट A है, यहाँ पे कोई पॉइंट B है, यहाँ पे कोई पॉइंट C है। तो पोटेंशियल कैसी होती कंडक्टर पे, पोटेंशियल VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VP इक्वल्स टू VC। हर जगह की पोटेंशियल सेम होती। यहाँ पर भी 10 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है। मान लो अगर ये 10 वोल्ट है तो हर जगह पे पोटेंशियल कैसी होगी, सेम होगी, अंदर भी उतनी होगी, सरफेस पे भी उतनी होगी, हर जगह पे उतनी होगी। समझ गए कि नहीं? और ये जरूरी नहीं कि इसी शेप का होगा, कोई भी रैंडम शेप का चलेगा, बट मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया कि अंदर और सरफेस पे और कहीं पर भी जो पोटेंशियल होती है कंडक्टर की वो इक्वी पोटेंशियल होती है। हर एक जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी मिलेगी, कंडक्टर की सेम मिलेगी। थोड़ा सोचो, अगर ऐसा ना है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे नोट पे इफ in electrostatic, if in electrostatic conductor is not equipotential, conductor is not equipotential, क्या होगा बताओ जरा, किस चीज का वायलेशन हो जाएगा, क्या होगा अगर ऐसा नहीं है तो। जैसे ये मान लो आपने कंडक्टर लिए, अब ये पॉइंट A है ना, और ये पॉइंट B है, और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है। अगर मैंने ये बोल दिया कि ये बेटा यहाँ पे 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, क्या होगा इससे जरा बताओ। अगर इक्विपोटेंशियल नहीं है और ये 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है तो क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। देखो कंडक्टर का मतलब इसमें लार्ज नंबर में फ्री चार्ज कैरियर्स भी हैं। तो अगर लार्ज नंबर में ये फ्री चार्ज कैरियर्स हैं तो क्योंकि पोटेंशियल सब जगह पे सेम है, इसलिए फ्री चार्ज कैरियर्स या जो इलेक्ट्रॉन है वो बल्क में यहां से यहां नहीं जा सकते और बल्क में यहां से इधर नहीं आ सकते। मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ये मान लो मेरे पास सीजर है यहाँ पे, ठीक है, बल्क में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सीजर है यहाँ पे, तो यहां से अगर मान लो ये चार्ज है, अनचार्ज है, कैसा भी, ये पूरा इक्विपोटेंशियल है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन बल्क में इधर नहीं आ सकते, यहाँ के इलेक्ट्रॉन बल्क में इधर नहीं आ सकते। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना चालू होते, धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी जगह पे चलने लगते हैं, और उसको बोलते हैं हम कि हाँ करंट फ्लो हो गया।
तो यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल होने का मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, लेकिन बल्क में एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रिफ्ट नहीं होते। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे बारात खड़ी हुई है और नाच रहे लोग, है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बारात खड़ी हुई है और लोग नाच रहे हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बिल्कुल वैसे रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन बल्क में एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते। दूसरा, अगर मान लो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा भाई, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर चलने लगे, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इधर चलने लगे ना, बल्क में मूवमेंट होने लगा ना। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगे, so therefore there is a bulk movement of free electron। किस चीज का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे, बताओ जरा भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर पोटेंशियल अलग अलग हुई तो फ्री इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ में बल्क में चलने लगेंगे, तो किस चीज का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया भैया? आपने बिना बैटरी लगाए करंट फ्लो करा दिया। हो सकता है ऐसा क्या? आपने बस ये केबल लिया है ना और मोबाइल पे लगा दिया, वैसे ही चार्ज होने लगा। हो सकता है ऐसा क्या? बिना बैटरी लगाए करंट फ्लो हो सकता है क्या? ये तो अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। और एक और का वायलेशन होगा कि भाई हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज कैसे रहने चाहिए? रेस्ट पे रहने चाहिए। तो चार्ज तो भाई रेस्ट पे बचे ही नहीं, अब तो मूव होने लगे। तो सो देयरफॉर इट contradicts the electrostatic condition। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेटल्स में या कंडक्टर में जो भी पॉइंट्स होते हैं या पूरा की पूरा जो सरफेस होता है कंडक्टर का, वो कैसा होता है? इक्वी पोटेंशियल होता है। समझ गए? व्हाट दिस समझ में आया पूरा? हेलो, कोई डाउट है तो पूछो, क्वेश्चन आंसरिंग करो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। अगर हो गया है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। है कोई डाउट क्या? सर हाँ बोलो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव होंगे क्या हायर टू हाँ, लोअर पोटेंशियल? फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव होंगे ना बेटा, वही तो ऐसे होते जो मूव कर सकते बल्क में, है ना। जो न्यूक्लियस के पास वाले होते वो थोड़ी मूव करेंगे आसानी से। समझ गए कि नहीं? हेलो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही मूव होंगे हाँ ना। सर। जो न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव नहीं करेंगे ना बेटा। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। देख यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन ये रेस्ट पे, यहाँ पर भी रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन बल्क में मूव नहीं हो रहे कि भाई यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा या यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। ये तभी होगा जब पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होगा। जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंडक्टर आपने लिए, ये है ना, ये आपने मान लो कोई कंडक्टर लिए, जैसे ये एल्युमिनियम कंडक्टर है, और इधर पे मान लो आपने 20 वोल्ट लगा दिया और यहाँ पे 10 वोल्ट लगा दिया। तो क्या होता है, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इधर चलने लगते, बल्क में चलने लगते, और इसी के कारण क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे कि इसमें क्या फ्लो होने लगा? करंट फ्लो होने लगा। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? तो करंट कब फ्लो होता है? जब बल्क में इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट होने लगता है, तब हम बोलेंगे कि करंट फ्लो हो गया। और ये तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे भाई? यहाँ पे आप इसको हायर पोटेंशियल पे रख दो, इसको लोअर पोटेंशियल पे रख दो, भाई बैटरी लगा दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। या और कोई तरीका अपना लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का। सबसे आसान तरीका बैटरी लगा दो या सेल लगा दो। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? सर हाँ बोलो। अगर सिर्फ खाली मेटल है तो क्या क्या? अगर सिर्फ खाली कंडक्टर है तो उसमें पोटेंशियल सेम होगा ना? हाँ, अगर खाली कहीं से आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, चार्ज है अनचार्ज है, एक्सटर्नल फील्ड पे रखा है, कैसा रखा है, हमेशा पोटेंशियल क्या रहेगी उसकी? सेम रहेगी।
अगर नहीं है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मैंने बता दिया भाई कि ये कॉन्ट्राडिक्शन इफेक्ट हो गया। और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ये करंट फ्लो के लिए बनाया। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग अलग चीजें हो गई ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों अलग अलग चीजें। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी कर रहे हैं चार्ज एट रेस्ट की, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी करते हैं चार्ज इन मोशन की। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर पे अलग अलग जगह पे पोटेंशियल अलग अलग होती है, और इसलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह से ड्रिफ्ट होकर दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जैसे बारात अब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो जब बारात एक जगह से दूसरी जगह जा रही है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, और जो बाराती नाचते हैं ना उसको बोलते हैं रैंडम मोशन। तो बारातियों के नाचने का जो मोशन है वो रैंडम मोशन हो गया। और बारात अब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कैसे चलती है? ऐसे दौड़ के चल जाती है क्या? धीरे धीरे वहीं पे नाचते रहते, ड्रिफ्ट होते रहते और आगे बढ़ते रहते। समझ गए कि नहीं? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, रैंडम भी मूव करेंगे, यहाँ वहां रैंडम भी मूव करेंगे, जैसे ये डांस डांस करते हुए फिर आगे बढ़ रही है। समझ गए ना? तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपनी जगह पर ही डांस कर रहा है, यहां से इधर नहीं जा रहा है, यहां से इधर नहीं आ रहा है। दैट इज ड्यू टू इक्विपोटेंशियल कंडीशन। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? तो नोट का थोड़ा लास्ट में बताना। क्या बेटा? सर नोट का कौन सा वाला? ये नोट का ये बताया मैंने कि अगर मान ले यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल अलग अलग ले लें अपन, क्या होगा? अगर पोटेंशियल अलग लिए, यहाँ 2 वोल्ट ले लिए, यहाँ 10 वोल्ट ले लिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा कि नहीं फ्लो होके ड्रिफ्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गया तो किस चीज का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया? आपने क्या बोले कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, आप बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, और इलेक्ट्रॉन को आप ड्रिफ्ट भी करा दिए, एक जगह से दूसरी जगह भी भेज रहे हो, तो दोनों चीजें साथ साथ होंगी क्या? या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगी या करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, हाँ या ना? अभी समझ गए? और एक और बात ये हो गई कि यहाँ पे बिना बैटरी लगाए, बिना एनर्जी दिए तुम एनर्जी क्रिएट कर लिए, ऐसा होगा क्या? देख, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब एनर्जी क्रिएट होना, काइनेटिक एनर्जी आना। तो बिना एनर्जी दिए आपने काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करा दी है भाई। कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट होने वाली एनर्जी। ऐसा होगा क्या कि भाई बिना बैटरी लगाए आप करंट ऑब्टेन कर लो, मिलेगा क्या करंट? बिना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा ना। बिना बैटरी लगाए आप करंट ले सकते हो क्या? मिल सकता करंट क्या? अगर ऐसा होता ना तो बड़ा अच्छा हो जाता भाई। अपन क्या करते, बस ये कैंची लेते वहां पे उसके नॉब पे लगा लेते, मोबाइल चार्ज हो जाता फिर अपना कहीं से चार्ज करके। समझ गए कि नहीं? ऐसा होता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? ऐसा होता तो लिमिटेड एनर्जी होती। क्या बेटा? ऐसा होता तो मतलब इनफिनाइट एनर्जी होती है हमारे पास। हाँ, अगर ऐसा हो जाता तो इनफाइनाइट एनर्जी हो जाती, फिर ये सब दिक्कतें नहीं होती अपने को, तो ये इतनी है ना, फिर तो हमको इतना सोचना ही नहीं पड़ता एनर्जी के बारे पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अभी स्क्रीनशॉट लो, अगले पॉइंट पे आने वाले हैं। तो ये समझ गए सेकंड प्रॉपर्टी। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस, चार्ज और न्यूट्रल और कंडक्टर इज आइसोलेटेड और इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। कहीं पर भी रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ गया बेटा? हेलो, अरे बोलो तो कुछ, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। अगले पॉइंट पे आते हैं, ध्यान देना। अगला पॉइंट क्या है? चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, है ना। अगर कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं हम, तो जो चार्ज है वो उसके आउटर सरफेस पे आएगा। चार्ज इज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर।
charge is reside on outer surface of conductor. Property number 3, charge is always reside on outer surface of कंडक्टर। ये हम किस चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये कौन से चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे। फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर के अंदर भी हो सकते हैं। तो ये जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज एक्सिस चार्ज। एक्सिस चार्ज है ये, दिस इज एक्सिस चार्ज बेसिकली। ठीक है, ये एक्सिस चार्ज है। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर हमने लिया यहाँ पे, ठीक है, सपोज दिस इज एनी कंडक्टर। तो कंडक्टर का मतलब ये नहीं कि इसमें चार्ज है ही नहीं, अंदर न्यूट्रल भी है तब भी इक्वल अमाउंट में क्या है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है या नहीं है? है कि नहीं? कंडक्टर ओवरऑल कैसा है ये? दिस कंडक्टर इज ओवरऑल न्यूट्रल। दिस कंडक्टर इज न्यूट्रल, है ना, ये न्यूट्रल है यहाँ पे, ओवरऑल न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि इसमें चार्ज ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि इसके चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे, ये है, मतलब अंदर भी सरफेस पे भी ऐसा। लेकिन अगर आपने बाहर से कोई चार्ज यहाँ पे दे दिया, इफ यू गिव सम चार्ज, इफ Q charge is given to it, अगर इसको आपने बाहर से चार्ज दे दिया, मान लो आपने Q equals to 10 माइक्रोकूलम या 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया और दे दिया भैया बाहर से, तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है, ये एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ पे रहेगा? ये जो एक्स्ट्रा चार्ज आपने दिए, ये एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ पे रहेगा? अंदर नहीं आएगा बेटा। ये जो एक्स्ट्रा चार्ज आपने दिया, ये एक्स्ट्रा चार्ज इसके सरफेस पे ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा ये वाला। सो दिस इज द एक्सेस चार्ज। ये एक्सेस चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है ये एक्सेस चार्ज है। इसको मैं ब्लू कलर के पेन से बना दे रहा हूं कि ये एक्सेस चार्ज है, और ये जो चार्ज है एक्सेस चार्ज, ये कहां पे रहेगा? हमेशा सरफेस पे रहेगा। सो दिस एक्सेस चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। ये हमेशा सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं रहेगा ये चार्ज। ये सरफेस पे ही आएगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अंदर के जो है तो वो है ही यहाँ पे, लेकिन जब हम इसको डायग्रामेटिकली बनाते, क्योंकि ये ओवरऑल अंदर न्यूट्रलिटी जैसी बात कर रहे हैं हम लोग, तो अंदर मैं यहाँ पे पूरा स्पेस ऐसा खाली कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने चार्ज कंसीडर नहीं किया, और जब हमने ये चार्ज इसको दिए तो ये चार्ज कहाँ पे आ गया? इसके सरफेस पे आ गया। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे, इस तरह से डायग्राम नहीं बनाओगे ऐसा। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, जो भी आपने एक्स्ट्रा चार्ज दिया वो चार्ज कहाँ पे रहेगा? उसके सरफेस पे रहेगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज मेंटेन है, यहाँ पर भी एक मेंटेन है कि जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो सभी पॉइंट की पोटेंशियल स्टिल इट इज सेम। मतलब वो वायलेट नहीं होगा, जो सेकंड वाला अपन ने लॉ पढ़े थे कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। पूरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। यहाँ पर भी भली चार्ज एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो सरफेस पे है, लेकिन कंडक्टर अभी भी इक्विपोटेंशियल है, मेंटेन्ड है इक्विपोटेंशियलिटी। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो एक्स्ट्रा चार्ज हमने दिया, ये अंदर गए नहीं तो सिर्फ सरफेस पे ही रहा। अगर अंदर चला जाता तो क्या होता? थोड़ा सोचो। अगर ये एक्स्ट्रा चार्ज कंडक्टर के अंदर चला जाता तो क्या होता? थोड़ा सोचो, क्या होता? अगर ये एक्स्ट्रा चार्ज अंदर चला जाता तो क्या होता? बताओ जल्दी से। हाँ, कुछ होता क्या इससे? कुछ होता क्या? पोटेंशियल चेंज हो जाता। हाँ, पोटेंशियल चेंज हो जाता। कुछ और थोड़ा सोचो। जैसे आप घर में 4 लोग हो, घर
घर के मेंबर कंफर्टेबल हो, हर एक के लिए अपना अपना रूम है, ठीक है, लेकिन कोई मेहमान आ गया आपके घर में, क्या होगा भैया फिर? कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट क्राउड हाँ क्राउड हो जाएगा थोड़ा। क्राउड हो जाएगा, कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होता है कि नहीं? हाँ सर। क्या डिस्टरबेंस क्रिएट होता है? बेटा हर्ष तू आज सोफे पे सो जा, होता है कि नहीं होता है? तो हर्ष को क्या Yes. करना पड़ेगा, अपने कमरे को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है कि अगर ये बाहर का चार्ज अंदर आ गया धोखे से, तो क्या करेगा? मूव करेगा। इनको डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करेगा मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ से मूव कराना चालू कर देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराना चालू करेगा तो फिर से वही बात आ गई कि भाई ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे तो करंट फ्लो हो गया। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, और चार्ज को आपने मूव करा दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन रही क्या फिर? हेलो, समझ गए? Yes. समझ गए कि नहीं? तो अगर ये चार्ज आपने अंदर रख दिए तो ये तो सब पूरा गड़बड़ कर देगा ना। यहाँ पे अंदर के जो फ्री चार्ज हैं वो तो मूव करने लगेंगे ना। अगर ये मूव करने लगे तो गड़बड़ हो गया भाई। आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक की और आपने मूव करा दिया, और यहाँ पे चार्ज को, फ्री चार्जेस को देखो, ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं ना, ये मूव नहीं करते। कौन मूव करते? फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम समझने के लिए प्लस को भी मूव करा देते, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बट बेसिकली ये पॉजिटिव आयन कोर होती हैं जो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाती हैं, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन हम समझने के लिए बोल देंगे कि अगर ये प्लस वाला चार्ज आया तो ये प्लस को दूर भगाएगा और माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, ऐसा समझने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं? हेलो, कोई डाउट अभी यहाँ तक? कोई डाउट बेटा? सर बॉर्डर पे हमेशा क्या क्या चलो तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही रहेगा ना, क्या चार्ज हो जाएगा? क्या क्या सर तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही रहेगा ना। अरे यार आवाज बराबर नहीं आ रही यार, बराबर पूछिए। आवाज बराबर नहीं आ रही है कुणाल। सर जो तीनों पॉइंट का पोटेंशियल वो बराबर ही रहेगा ना, ए और बी का। हाँ, ये तीनों जगह पे पोटेंशियल सेम ही रहेगी, कुछ भी हो, चार्ज दो चाहे मत दो, पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो रहेगी। लेकिन अगर चार्ज नहीं दिए थे तब पोटेंशियल अलग होती और चार्ज देने पे पोटेंशियल अलग हो जाएगी। वैसे मान लो ये वाली जो पोटेंशियल सपोज इट इज 10 वोल्ट है, तो हर जगह पे 10 वोल्ट रहेगी, है ना। ये सपोज 10 वोल्ट पोटेंशियल है, और जब ये न्यूट्रल था, मान लो जब आपने चार्ज नहीं दिए थे, तो ये ए पॉइंट है या ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो सपोज अभी ये न्यूट्रल आपने चार्ज नहीं दिया बाहर से, तो यहाँ की पोटेंशियल सपोज 2 वोल्ट है, लेट ये 2 वोल्ट है ना। तो जब आपने चार्ज दिया तो हो सकता है बदल के कितनी होगी, 10 वोल्ट होगी। तो न्यूट्रल है या कुछ और है, तो मान लो 2 वोल्ट पोटेंशियल है, लेकिन जब चार्ज दी तो पोटेंशियल बदलेगी, लेकिन सब जगह की फिर भी कैसी रहेगी, एक जैसी रहेगी। समझ गए कि नहीं? हेलो, जैसे ये सीजर है जैसे, तो अभी यहाँ पर की पोटेंशियल, यहाँ की पोटेंशियल, यहाँ की पोटेंशियल हर जगह की एक जैसी। अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। मान लो 2 वोल्ट पोटेंशियल, तो हर जगह की 2 वोल्ट है, लेकिन बाहर से मैंने और चार्ज दे दिया अब इस पे, तो ये चार्ज पूरा फैल गया, इसके सरफेस पे आ गया ये चार्ज। अब 2 वोल्ट पोटेंशियल नहीं रहेगी, अब बदल जाएगी क्योंकि चार्ज दे दिया आपने और। तो लेकिन बदलेगी भी तो इस तरह से बदलेगी कि हर जगह पे फिर से पोटेंशियल कैसी रहेगी, सेम रहेगी। समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्लियर हो गया पॉइंट? सर हाँ बोलो बेटा। सर बॉर्डर पे नेगेटिव चार्ज भी रह सकते हैं ना? क्या बेटा? सर जो आपने बाहर प्लस प्लस लिखा वहां पे नेगेटिव भी रह सकता है ना? हाँ बिल्कुल रह सकता है, नेगेटिव रह सकता है। अगर आप उसको नेगेटिव चार्ज दोगे तो नेगेटिव चार्ज रहेगा वहां पे सरफेस पे, है ना। प्लस वाला दिए तो प्लस वाला रहेगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। जो भी चार्ज दोगे, वैसे तो प्लस चार्ज दे ही नहीं सकते ना अपन क्या देते, या तो इलेक्ट्रॉन निकालते या इलेक्ट्रॉन ऐड करते। समझ गए?
यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बस यही है। तो हम इसको लेकिन ऐसे ही समझ रहे हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज दिए तो पॉजिटिव रहेगा उसके सरफेस पे, और नेगेटिव दिए तो नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। हाँ, इस पे एक और प्रॉपर्टी अभी, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखो क्या है। चार्ज इज if there is a cavity inside the conductor having no charge, then charge will always reside only on its outer surface of conductor. तो अगर यहाँ पे अंदर कैविटी भी बनी हुई है और पहले से कोई चार्ज नहीं है कैविटी के अंदर, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अंदर मैं कैविटी क्रिएट कर दूं, कैविटी मतलब समझ गए कि नहीं, जैसे यहाँ पे अंदर कोई कैविटी ऐसी है, तो जो चार्ज दे रहा है ना वो इसके अंदर नहीं आएगा कभी भी, कभी भी जो चार्ज रहेगा वो बाहर की सरफेस पे ही रहेगा। अगर यहाँ पे कंडक्टर के अंदर आपने कैविटी बना दी है, चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर इफ देयर इज अ कैविटी विथ नो चार्ज, कैविटी विथ नो चार्ज, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो भी जब चार्ज अगर दे रहे हो तो वो चार्ज कहां पे रहेगा, बाहर वाले सरफेस पे ही आएगा, अंदर चार्ज नहीं आएगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? जैसे ये बॉक्स है मेरे पास में, ये अंदर से खाली है ऐसा, है ना ये, और अब ये मैंने पूरा पैक कर दिया, ऐसा पूरा एयर टाइट है, पूरा सील टाइट है, तो अब अगर इसको चार्ज दे रहे हो तो ये सिर्फ बाहर ही रहेगा चार्ज, अंदर चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, अंदर चार्ज नहीं आएगा, समझ गया बेटा? अंदर चार्ज नहीं रहेगा, बाहर ही बाहर रहेगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो हमने इस तरह से खोल दिया इसको और अब चार्ज दे रहा तो ये यहाँ पर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। अब कैविटी थोड़ी बोलेंगे हम इसको, दिस इज नॉट द कैविटी। कैविटी कब बोलेंगे, ये कैविटी बनती है इस तरह से, दिस इज द कैविटी। समझ में आई बात? ये कैविटी बनती है। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? सर और एक बार बताओ। ठीक है, देख ये स्क्रीनशॉट ले इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 4। देख, ये कोई कंडक्टर है मान ले ऐसा, और ये अंदर क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे कैविटी लिया, और अगर हमने चार्ज दिए तो ये चार्ज कहाँ पे रहेगा, इसके बाहर के सरफेस पे रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, कैविटी की अंदर की सरफेस पे चार्ज नहीं आएगा अगर कैविटी खाली है। अब इसमें एक और केस ऐसा ले लूं मैं, जैसे ये कंडक्टर है, किसी के दिमाग में आया होगा सर यहाँ से थोड़ा सा ऐसा जगह रहने देते, और ये इस तरह से बना दिया मैंने, अब चार्ज दे दो भाई, तो अब ये जो चार्ज है ये अंदर तक भी घुस जाएगा, यहाँ से ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा। इसको कैविटी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये कैविटी है कि ये कैविटी है? कौन सा पोर्शन कैविटी है? सर लेफ्ट हैंड साइड। ये कैविटी कहलाती, ये नहीं कहलाती कैविटी। भाई यहाँ से तो आप स्पेस से अंदर घुस गए, लेकिन हम कॉमन लैंग्वेज में बोल देते कैविटी, क्योंकि ये जो जगह है ये थोड़ी सी बहुत ही ऐसी है कि आप इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उसको कैविटी बोल देते हो, जैसे दांतों में कैविटी हो गई या इस तरह से, क्योंकि स्पेस है वहां से जाने के लिए। बट एक्चुअली दिस इज द कैविटी, जो बाउंड्री से पूरा पैक है और यहाँ पे कुछ भी खाली स्पेस है ऐसा, ये कैविटी कहलाती, ये नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज अंदर जा सकते, यहाँ पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई चार्ज आएगा भी नहीं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं इस पॉइंट को? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या है
Electric field is always perpendicular to conducting surface. Electric line of force never enter into the conductor, and electric field intensity near the conducting surface is given by the formula E equals to sigma upon epsilon naught. ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ बताता हूं मैं. किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? पेज नंबर 5. किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ना? किसी भी कंडीशन में दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि 4th है? 5 है क्या? Yes, ठीक है. हाँ, किसी भी कंडीशन में मान लो ये कंडक्टर है कोई, वेदर इट इज चार्ज और अनचार्ज कोई भी हो. जैसे मान लो ये चार्ज कंडक्टर है, चार्ज रहे अनचार्ज रहे, अगर चार्ज है तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है. ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? हमेशा कंडक्टर 0. लेकिन पोटेंशियल कैसी होती है? कांस्टेंट. और जैसे ये पॉइंट यहाँ पे है A, ये पॉइंट यहाँ पे है B, और ये पॉइंट यहाँ पे है C, तो बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज सिग्मा C अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EB इज इक्वल टू सिग्मा B अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो फील्ड होगी इट इज सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड व्हाट इज सिग्मा A एंड सिग्मा B एंड सिग्मा C? सिग्मा A is charge density at A, sigma B is charge density at B, and sigma C is charge density at place of C. तो फील्ड का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप. एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर. तो फार्मूला ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है. इसका प्रूफ आगे करेंगे अपन अभी, है ना? आगे मतलब 1-2 लेक्चर के बाद में आएगा. तो ये ध्यान रखो. और दूसरी बात, अगर मान लो ये कंडक्टर आपने एक्सटर्नल फील्ड पे रख भी दिया है, इसी कंडक्टर को जैसे आपने एक्सटर्नल फील्ड पे रखा है, तो जो फील्ड लाइंस आती हैं ये कंडक्टर के अंदर कभी भी एंटर नहीं करेंगे, ये इस तरह से निकल के बाहर जाएंगे और परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलेंगे और परपेंडिकुलर ही एंटर करेंगे. ठीक है, इस तरह से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. दीज आर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहां पर भी अंदर कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0, और पोटेंशियल कैसी होती है? कांस्टेंट होती है. ठीक है, समझ गए? तो कोई भी कंडीशन हो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगी. कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मैंने नेट लिखा हूं बेटा, ध्यान रखना. कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0 एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट. समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? कि कोई डाउट है? समझ गए या नहीं? जल्दी बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? सर हाँ बोलो. ऐसा भी तो बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक क्या बेटा? के अंदर में क्या क्या?
अंशु क्या बोल रहा है? सर हाँ ऐसा भी तो बोल सकते कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार कांस्टेंट ही रहेंगी अंदर में। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कांस्टेंट ही रहेगी, बट कांस्टेंट बोलना गलत है, जीरो बोलना ज्यादा सही है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी ठीक है, पोटेंशियल जीरो भी आप चलेगा, वहां पे कांस्टेंट होती है जीरो भी, लेकिन यहाँ पे फील्ड इज जीरो, जीरो का अलग सिग्निफिकेंस और कांस्टेंट वर्ड थोड़ा अलग आ जाता है, ठीक है, वेक्टर में। समझ गया कि नहीं? हेलो, वेक्टर में कांस्टेंट बोलना ये आ जाएगा कि भाई डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है, और जीरो वेक्टर मतलब फिर कहानी अलग हो जाती है, क्योंकि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर और एक वेक्टर है अंशु, ठीक है। इसलिए जीरो पोटेंशियल को भी आप कांस्टेंट बोल सकते हो, लेकिन जीरो फील्ड को आप कांस्टेंट नहीं बोलोगे, अवॉइड करो उसको, ठीक है ना। हेलो अंशु, हाँ ओके, और कोई डाउट है इसमें? आज के लिए इतनी पढ़ेंगे, और कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या? सर प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स भी आएगा कल टेस्ट में? हाँ बेटा, यहीं तक आएगा आपका पूरा, ये तो लेकिन थ्योरेटिकली पार्ट है ना, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं मुश्किल। सर टेस्ट काय पे होगा?